Hi students, welcome back to the channel. Today what we are going to cover is part 2 of unit 1. The name of the unit is theoretical framework. This unit includes financial accounting principles. We are going to study meaning, needs, gap मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. इसमें हम लोग कुछ कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जिनका नाम है एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन, एक्रूअल, पीरियोडिसिटी, कंसिस्टेंसी, प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म, materiality and full disclosure. So this is the thing we are gonna cover in this whole video and part 2 would be completed very soon. So चलो मिलते हैं अब कोर्स की तरफ. So we are here. You can see financial accounting principle written on top and under that is written meaning. तो अकाउंटिंग प्लस प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग क्या होता है इसको हमने बहुत अच्छे से पार्ट 1 में पढ़ा है. इफ़ यू आर मिसिंग इट प्लीज़ गो टू द वीडियो एंड हैव द इंफॉर्मेशन. इन शॉर्ट आई कैन से अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट. कला है किस चीज़ का, रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज़ करने का. किसको? जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप होल्ड किए कि ताकि आप वो जो डाटा इंटरप्रेट कर रहे हो उसको कम्युनिकेट कर सको उसके यूज़र्स के बीच में. ठीक है. और प्रिंसिपल मतलब एक बेसिक रूल कुछ परफॉर्म करने का. अब एक स्कूल की भी प्रिंसिपल होती है ना जो हर चीज़ को मॉनिटर करती है. सेम वे अकाउंटिंग भी कुछ प्रिंसिपल के साथ बनता है. मतलब कुछ तरीके होते हैं जो मॉनिटर करते हैं अकाउंट्स परफॉर्म करने के लिए. सो अकाउंटिंग प्लस प्रिंसिपल मीन्स बेसिक रूल यूज टू परफॉर्म अकाउंटिंग. इसके नीचे यू कैन रीड अकाउंट्स डिस्क्लोज प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस सो इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स. गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. इसको हिंदी में ब्रेक डाउन करो. जर्नली मतलब अधिकतर तौर पर सब एक्सेप्ट कर रहे हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को. अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है ये हमने समझ लिया. अब हम लोग बोल सकते हैं कि अकाउंट्स जो है वो हम लोग का जो फ़ायदा हो रहा है और जहाँ हम लोग हल्का सा नुकसान खा रहे हैं ये सब चीज़ बता देता है. अब मानो सब कोई अलग अलग तरीक़ा से करेगा. हम कोई फर्म का कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कुछ अलग तरीक़ा से कर रहे हैं, आप कुछ अलग तरीके से कर रहे हो. मानो डिप्रिशिएशन काउंट कर रहे हैं, हम एसएलएम से कर रहे हैं, आप रिटन डाउन मेथड से कर रहे हो. तो इट विल कॉज प्रॉब्लम टू एंटिसिपेट एक्चुअली, क्योंकि हम तो डिप्रिशिएशन वही अमाउंट पे लगा रहे हैं और आप डिप्रिशिएशन कट करके जो अमाउंट आ रहा है उस पर लगा रहे हो. मतलब मानो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो मेरे पास 10 रुपीज़ है, मेरा 1 रुपीज़ कम हो जा रहा है तो आई एम टेकिंग दैट 9 रुपीज़ एंड देन आई एम अगेन रिड्यूसिंग दी 1 रुपीज़ ओनली. बट व्हेन यू आर डूइंग इट आप सब कुछ इवैल्यूएट करके 2 रुपीज़ भी कम कर रहे हो. कहीं पे आपको 1 कम करना आप वहाँ कर रहे हो, कहाँ आपको 1.5 कम करना आप वहाँ कर रहे हो और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. तो हम लोग दोनों एक्चुअली वैसे कंपेयर नहीं कर सकेंगे. तो इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि हमारे पास कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए जिसके दौर पर हम लोग अकाउंटिंग कर सके. और ये जो बेसिक सेट ऑफ रूल्स है ये दिए गए हैं गैप के द्वारा. गैप इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो है ये एक्चुअली ये बताता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूनिफॉर्म होती है. मतलब सब कोई वही जो एक्सेप्ट किया हुआ मेथड है वो फॉलो करता है. ये नहीं कि मेरा मन कर रहा है, मेरा रौला चल रहा है तो हम एसएलएम की जगह रिटन डाउन मेथड करेंगे. नहीं, वट इज़ एक्सेप्टेड दैट इज़ एक्सेप्टेड. स्कूल में अगर यूनिफॉर्म पहनते तो सब यूनिफॉर्म पहनते हैं और अगर नहीं पहनते तो कोई नहीं पहनता. दैट इज़ ओनली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये फ्लेक्सिबल होते हैं. इसे मतलब हम अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज कर सकते हैं. इंसानों ने इसे बनाया, भगवान ने नहीं बनाया. जैसे पेड़ पौधे भगवान द्वारा बनाए गए हैं वैसे. बट अकाउंट्स इज़ नॉट मेड बाय गॉड, दैट्स मेड बाय क्रिएशन ऑफ गॉड्स, दैट्स ह्यूमन. ठीक है. एंड इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड. इसके बाद हम लोग देख सकते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? विल स्टडी इन वेरी डेप्थ. बट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर एजम्पशंस. एजम्पशंस मतलब उसे माना जा रहा है, हम उसे ऐसे सोच रहे हैं ख्यालों में किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, अकाउंट्स ऑपरेशन के लिए. तो दीज आर एजम्पशंस. अब कैसे एजम्पशंस से स्टार्ट करते हैं? पहला से जो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब हम लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ये सोच के नहीं स्टार्ट करते हैं कि हमारा बिज़नेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. वी एम फॉर अ लॉन्ग रन इन अ बिज़नेस. गोइंग कंसर्न है हमारा क्या कि वो चलता रहे, गोइंग चलता रहे. मानो इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप विथ XYZ एंड यू आर क्वाइट सीरियस, यू विल इमेजिन कि भाई ये चलता रहे. ठीक है. सेम वे अ बिज़नेस ओनर्स थिंक्स कि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन के लिए सर्वाइवल और ग्रोथ के साथ चलता रहे. नेक्स्ट इज़ बिजनेस या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट. ये बोलता है कि आप और आपके सो कॉल्ड हस्बैंड दोनों सेपरेट एंटिटी हैं.
अगर वो क्राइम करेगा तो वो जाएगा, आप क्राइम करोगे तो आप जाओगे। सेम वे अब इसको हम बिज़नेस पे लाते हैं। ये बोलता है कि बिज़नेस इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। अब बिज़नेस में कुछ अनलॉफुल हुआ है तो बिज़नेस सील होगा, ओनर नहीं सील होगा। लाइबिलिटी हो रही है तो बिज़नेस पर होगी, ओनर पर नहीं होगी। सो इट सेज दैट ओनली कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। अब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनती है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये बोलता है कि आप कुछ भी रिकॉर्ड करते हो अकाउंट्स में वो पैसों के तौर पर ही होता है। रिकॉर्ड्स ओनली इन फाइनेंशियल या मॉनेटरी टर्म्स, नो क्वालिटेटिव मेजर्स वुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, मानो अब जो आपका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है वो आपको कुछ गिफ्ट कर रहा है या कर रही है और उसके घर वालों ने उसे 2,000 रुपये दिए हैं, उसमें से वो 500 रुपया का आपको गिफ्ट दे रहा है, तो वो अपने अकाउंट्स में या घर की बही खाता में ये लिखेगा कि मैंने 500 रुपया इस चीज़ के लिए लगाया। ये नहीं लिखेगा कि मेरी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड या मेरा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड इतना सुंदर है, इतना हैंडसम है कि मैंने मोहित होकर उससे कुछ 500 का दे दिया। दे कांट राइट दिस। सेम वे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मानो मेरे एम्प्लॉयज़ है जो बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, पूरा ध्यान लगा के कर रहे हैं, जिनके कारण मेरा जो कंपनी का ग्रोथ है वो 2000 करोड़ से, मानो फॉर एक्सेप्शन 2000 करोड़ से बढ़ गया है, तो आई वोंट राइट कि दे आर सो वेल एम्प्लॉयड, दे आर डूइंग सो ग्रेट, इसलिए मेरा सक्सीड हुआ। नो, आई कांट। आई राइट माई जस्ट कंपनीज ग्रोथ वेंट ओवर 200 या 2000 करोड़ वट एवर। समझे? इट इज़ ऑलवेज रिटन इन मॉनिटरी टर्म्स। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल और पीरियोडिसिटी। व्हाट डू इट मीन? इट मीन्स अब हमने तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं कि हमारा बिजनेस लंबे रन के लिए चलेगा। अब जब हमें स्टेटमेंट्स बनानी है एंड ऑफ द ईयर की, हम कब बनाएंगे? जब हमारा साल ख़त्म हो जाएगा। साल माने पूरा एज ख़त्म हो जाएगा अकाउंट्स का? नहीं भाई, हम एक साल को ये पूरा, मतलब मानो मेरा टर्नओवर 5 साल का है तो हमारे 5 साल को एक एक साल में ब्रेक कर देंगे। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। ये ईयर जाएगा आपका कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सो यू कैन सी 1, 4 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एक साल। लेट्स टेक 2015, तो इट विल गो 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016। ठीक है, तो ये 5 साल को हमें ब्रेक कर देना होता है और एक साल को हम लोग पीरियोडिकली लेकर उसका डाटा बनाकर कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है फुल डिस्क्लोज़र प्रिंसिपल। ये फुल डिस्क्लोज़र प्रिंसिपल बोलता है कि मानो आपका कुछ भी एक्सपेंसेस या इनकम या कुछ पॉलिसी आप चेंज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे छुपा के रख लोगे, आपको पूरी चीज़ डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता इन्वेस्ट कर रही है तो जनता का हक है जानने का। समझे? जैसे शुड बी कम्प्लीटली एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोज शुड बी फुल्ली, नथिंग शुड बी हिडन। तो वही जो आपका रिकॉर्ड्स आया है, इन्फॉर्मेशन आई है, वो अच्छी तरह कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि सब समझ सकें, और डिस्क्लोज होना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये स्टैंडर्डाइज करता है, मानो वी टेक टिस्को कंपनी बोलती है कि अगर मेरा कुछ भी 100 रुपये से कम होगा तो आई वोंट टेक इट इनटू द अकाउंट्स राइट लाइकिंग इट कि मेरा स्पेसिफिक एक्सपेंस है। आई राइट इट एज मिसलेनियस एक्सपेंस। और वहीं पे कोई चाय वाला है हिल से, अगर मेरा 5 रुपया से कम हुआ देन आई राइट मिसलेनियस एक्सपेंस, नहीं तो आई राइट इट एज होल कि मेरा, हाँ भाई, चीनी के लिए इतने रुपये लग गए। समझे? ये 2 हुआ। अब सबका स्टैंडर्ड एक सेट हो गया। इस स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही मटेरियलिटी प्रिंसिपल वर्क करता है। इट सेज दैट कि यू नीड टू डिस्क्लोज व्हाट बेनिफिट्स यू। अब 50 रुपया से कम का जो है उसको डिस्क्लोज करके कुछ बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टिस्को कंपनी का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। मेरा जो चाय वाला है, अगर वो 50 रुपया का कुछ सामान 45 या 58 का ले रहा है और वो डिस्क्लोज नहीं करेगा तो उसको नुकसान होगा। तो इट्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स एंड दिस इज ओनली, इट सेज दैट it must be only published in such a way that the material is useful or reward giving to the organization. The next one here is conservatism or prudence principle. अब इसको पढ़ते हैं। It states that कि do not anticipate a profit but provide all losses. Conservatism, कंजर्व करना। क्या कंजर्व करेंगे? मानो मुझे किसी ने बोला है कि अगर मैं उसको 50,000 डब्बा ऑफ समोसा दूंगी तो मुझे हर डब्बे के पीछे 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा। तो मैं इस चीज़ को नहीं लिखूंगी कि वो मुझे 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा तब तक कि जब तक मुझे मिल नहीं जाता है।
यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल लॉसेस। मानो मैंने XYZ को डब्बा दे दिया, उसने मुझे बोला था कि मैं हाफ रकम तुम्हें ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी दे दूंगा और हाफ रकम प्राइस विद इन अ मंथ दे दूंगा। अब जो विद इन अ मंथ है, मुझे देख के लग रहा है कि जिस हिसाब से उसके चाल चलन है वो मुझे पैसे नहीं देगा, तो आई एक्सेप्ट दैट थिंग इन टू माई अकाउंट्स दैट मे बी दिस लॉस कैन इंकर। तो कंजर्वेटिज्म या प्रीडुएंस प्रिंसिपल यही बोलता है कि कुछ प्रॉफिट होने वाला है तो उसको मत लिखो, बट कुछ नुकसान होने वाला है तो भाई उसको धर लो। द नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल। ये बोलता है कि मानो मैंने कुछ मशीनरी खरीदी है, या मानो मैंने एक ऑटो खरीदा है, तो मेरे ऑटो का प्राइस हो गया 1 लाख रुपीज़, और ऑटो को मतलब घर तक ला के हर चीज़ रिपेयर करके सीट्स का कवर लगा के मुझे पड़ गया 50,000, तो मेरा टोटल हो गया 1,50,000 रुपीज़। अब जो ये तुम्हारा एसेट है, ये कॉस्ट वही कॉस्ट पे दिखाएगा, 1,50,000 पे ही दिखाएगा हर साल, बस डिप्रिशिएशन कम होता रहेगा, ठीक है। अब मानो वही ऑटो का वैल्यू मैंने आज ख़रीदा है, 1 हफ्ते बाद बढ़ के 2 लाख हो गया, और एक्सपेंसेस मानो वो 50,000 जो मेरे लगे थे वो 1 लाख हो गए, तो मेरा कितना लगा था 1,50,000, और अभी का करंट प्राइस कितना हो जा रहा है 3 लाख, बट आई विल वर्क ऑन दैट 1,50,000 ओनली, लेस डिप्रेशन। भाई कॉमर्स वालों का दुख निकल गया, आई मीन डेप्रिशिएशन। चलो, द नेक्स्ट वन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल। दिस मीन्स दैट कि जिस साल का खर्चा है और जिस साल का फ़ायदा है, हमें मैच करके उसे उसी साल में लिख देना है। मानो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, उसमें मेरे कुछ लॉसेस हुए हैं और हमने कुछ एंटिसिपेट कर लिया प्रॉफिट, ये सब चीज़ को ध्यान पे रखते हुए मैं वही साल मैच करके उसमें लिख दूँगी। आप देख सकते हो मैंने जैसे लिखा हुआ है नोट पे कि दिस ईयर रेवेन्यू इज़ इक्वल टू एक्सपेंस। रेवेन्यू और एक्सपेंस को एक साथ मानते हुए हम लोग कर लेंगे कि वो प्रीपेड है या एक्रूड है या आउटस्टैंडिंग है, उस हिसाब से उसे बैठा लेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा वो है, देखने दो भाई देखने दो, वो है डुअल एक्सपेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। ये बोलता है कि मानो मैंने मेरी घड़ी बेचनी है, तो तुम तो उसे ख़रीदोगे ना, मेरे पास से सामान जाएगा तो तुम्हारे पास से पैसा जाएगा, मेरे पास पैसा आएगा तो तुम्हारे पास सामान आएगा, तो 2 जन तो इफ़ेक्ट हो रहा है ना, एक के पास आ रहा है तो दूसरे के पास से जा रहा है, कुछ दूसरे के पास आ रहा है तो पहले के पास से जा रहा है। तो यही बोल रहा है कि जो हर एक ट्रांजैक्शंस होता है उसका 2 इफेक्ट होता है, क्या, डेबिट और क्रेडिट। डुअल एक्सपेक्ट, 2 डेबिट क्रेडिट, समझिए। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये बोलता है कि रेवेन्यू को कंसीडर करना है तब जब वो रियलाइज्ड हो जाए ट्रांजैक्शंस में और ऑब्लिगेशन बन जाए। मानो मैंने 50 डब्बास देना है समोसा का XYZ को, एंड वी आर इन सच अ गुड रिलेशन कि हमको पता है कि हम एक बार उसको डब्बा दे दिए, उसकी जान पे भी आ जाएगी बट वो मेरे को पैसा देगा। तो आई कैन रिकॉग्नाइज कि ये ट्रांजैक्शन ऐसे राह में चल गया है कि वहाँ से ये मुड़ के वापस नहीं आ सकता है। तो कीपिंग दिस थिंग इन रिस्पेक्ट सेज द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। आप ऐसा कुछ रिलेशन में आ गए हो कि मानो यू कैन स्टेप बैक, उम्मीद है, मतलब कंफर्म हो कि वहाँ से पैसा आएगा, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो रेवेन्यू को, वहाँ से आने वाले को, तो दैट इज़ ओनली रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज़ वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये बोलता है कि जो भी अकाउंट है वो सपोर्ट होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। मतलब मानो आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हो तो आपको बिल मिलता है ना, द बिल, और आप कहीं से कुछ सामान लेते हो तो वहाँ पे लिख के देता है ना कि 200 रुपीज़ एंड नीचे में सिग्नेचर, दैट मस्ट बी देयर, then only the account should be verified as a document. So this is only is said in the verifiable objective concept. अब जो नेक्स्ट वाला है वो है, अब आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। सब कोई बहुत कंफ्यूज होता है किसमें, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो वो लंबा रेस का घोड़ा बनेगा, और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमने जिस मेथड से अकाउंटिंग स्टार्ट की है हम एंड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द टेन्योर तक वही सिस्टम फॉलो करेंगे। यहाँ पर पढ़ सकते हो, इमेजिन यू आर थ्रोइंग अ बॉल और समथिंग वेयर ग्रेविटी इज़ नॉट देयर एंड I can say in space, for example, so that will rotate in the same speed until and unless external force is there. तो सेम वे से हम लोग बोल सकते हैं कि अकाउंट्स प्रैक्टिस मेथड इज़ वन सिलेक्टेड और अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड सेम वे, ठीक है। मानो मैंने बोल दिया कि मेरे फर्म में SLM मेथड यूज़ होगा डेप्रिशिएशन के लिए, तो मैंने SLM ही करना है हर साल कि मैं अच्छे से इवैल्यूएट कर सकूँ, भाई ऊपर नीचे कुछ तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है।
और ये क्या बोलता है कि जो हमारी पॉलिसी, प्रैक्टिस, मेथड ये सब में है, हमें उसमें थोड़े से रैपिड चेंजेस कम करनी चाहिए, मतलब तुरंत वाली चेंजेस नहीं करनी चाहिए। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सिंपली रिसीविंग ऑर्डर इज़ नॉट रिकॉर्डेड, देयर मस्ट बी एक्सचेंज एंड कंसिडरेशन। ये है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि मैंने बोल दिया कि ट्रांजैक्शन हो गया, मैंने बोल दिया तुम मुझे इतने पैसे दे देना, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगी, तुम मुझे इतने डब्बे दे देना। ऐसे नहीं होता ट्रांजैक्शन। देयर मस्ट बी सम एक्सचेंज इन मॉनेटरी टर्म्स। ये अब भी आप सोच रहे होगे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि वहाँ भरोसा होता है। तो देखो, हर एक चीज़ का आर ना पार वाला सीन होता है, हर चीज़ का तोड़ होता है। तो दिस इज़ टू अकाउंट्स भाई। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग कॉन्सेप्ट्स विल बी देयर, बट याद रखना रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है कि जहाँ से लगा पैसा आ रहा है, भरोसा है, एंट्री कर दो। और जो तुम्हारा ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है कि जब तक ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में या कंसिडरेशन लेकर नहीं होता है, तब तक एंट्रीज नहीं पास होती है। नेक्स्ट इज़ एक्यूरल कॉन्सेप्ट। ये बोलता है कि मानो मुझे पैसे मिले हैं, नहीं मिले हैं, कुछ भी हो, ये एंट्री पास हो जानी चाहिए अकाउंट में, ठीक है। जैसे रिकॉर्डेड इन ईयर दे ऑकर नॉट दे आर हैपेंड। मानो ये साल मुझे बोला गया है कि मुझे जो पेमेंट आउटस्टैंडिंग है वो जल्दी दे देगा, और उसने मुझे दी मानो नेक्स्ट ईयर है, बट स्टिल आई विल रिकॉर्ड इन माई बुक्स दिस ईयर। तो एक्यूरल सेज कि कैश आया नहीं आया, ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ, पैसे लिख जाने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट की ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी ये यूनिट 1 के पार्ट 1 में, क्योंकि मैंने उससे बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली उसमें पढ़ाया। अब यहाँ पे कराऊंगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, और भाई जितने तुम चतुर चिंटू जो मेरे को पता है तुम कितना देखोगे। चलो अब नेक्स्ट से डील करते हैं, वो है द लास्ट पार्ट फॉर द डे इज़ नीड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने की? ये इसलिए है कि जो इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे, जो हम अपने दिमाग पे छोटे से पे नहीं रख सकते हैं बोझ बनाकर, तो ये चीज़ को हम इजीली रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर आता है हम अपनी पोजीशन जान सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटस भी तो देखेंगे ना भाई, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, ये भी पता चलेगा हमें। फिर अब अपना स्टेटस क्या है कंपटीशन में, वो पता चलेगा। जो अपना लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे टैक्स भरना है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ में इनरोल होना है, वो सब भी हम अच्छे से कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ कम्युनिकेशन ऑफ डाटा। अब जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया तो हम किस एम से बना रहे हैं? इसी एम से ना कि जो उसके यूज़र्स हैं हम उसको ये चीज़ प्रोवाइड कर सकें कि वो इन्वेस्टर्स इच्छुक हो के हम पर इन्वेस्ट करें। तो दैट्स द ओनली थिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ यूज्ड फॉर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। यहाँ तक आए हो तो अब करके जाओ कि मैं भी मोटिवेट हूँ आगे की वीडियो बनाने के लिए और तुम भी प्यार से देख सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर।